My dear student and learner, today we are going to release and different types of receptor used in the histamine. Before going to discuss about that, जो मेरे नए दोस्तों आए हैं उसको गुजारिश है कि पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा और घंटी बजाऊंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी तुरंत ही बज जाएगी और नया वीडियो आपके तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। देखते हैं कैसे है। So biosynthesis and metabolism. So the histamine is synthesized where? It is synthesized in a Golgi apparatus, mast cell and basophil. बहुत सारे स्टूडेंट को ये तो पता ही होगा कि मास्ट सेल में होता है, बट द प्रिंसिपल स्टोरेज इज इन गोल्गी apparatus एंड अ basophil. तो कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं ऐसा बताता हूं कि भाई हिस्टामिन लिख दीजिए और इसमें H के नजदीक अल्फाबेट कौन सा आता है? G, और ये हमारा M, तो हिस्टामाइन में मास्ट सेल आया करता है, और M के आगे वाला A के नजदीक जो आता है वो B होता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत याद रह जाता है कि भाई H के नजदीक वाला गोल्गी बॉडी, मास्ट सेल एंड बेसोफिल, उसमें उसका बायोसिंथेसिस होता है। अभी मेटाबॉलिज्म की बात करें, पहले सिंथेसिस कहाँ से होता है तो आपको मैं बता दूं कि देखो ये हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन एक तरह का एमिनो एसिड्स है और ये स्ट्रक्चर हिस्टामाइन का है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। देख लीजिए ये स्ट्रक्चर और इसमें यही डिफरेंस है, ये COOH यहाँ आके नहीं होता है। तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस तो करनी ही करनी है, पर हमारी बॉडी में करनी है, तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोलते, पर उसको डीकार्बोक्सिलेज बोला करते हैं। Decarboxylase means to remove this CO2 and this is a cofactor pyridoxal phosphate. देखो हमने एंटी कैंसर में डाइहाइड्रोफोलेट देखा था, वो भी एक उसमें भी एक वो कोफैक्टर था फोलेट करके। ऐसा ये है, फोलेट हाइड्रोजन और मिथाइल ट्रांसफर करता है, ये CO2 का फिक्सेशन के लिए यूज हुआ करता है। ठीक है, तो सभी रिएक्शन में हम जब बायोलॉजिकल रिएक्शन में डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट आता है। बाहर लैबोरेटरी में करते हैं तो ऐसा नहीं आता बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसे कहा, ये क्या हो जाएगा, ये डिकार्बोक्सिलेशन होगा किसमें से, तो बताया तो हिस्टिडीन में से हुआ करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो रिमूव होके हमें कुछ मिल जाता है। तो इसको एंजाइम कौन से होते हैं? स्पेसिफिक एंजाइम होता है एल हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज। अकेले एल हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज से कुछ नहीं होता, उसके साथ हमें जब डिकार्बोक्सिलेज बायोलॉजिकल सिस्टम में करते हैं तो हमारे पास कोफैक्टर के तौर पे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इट्स अ कोफैक्टर। ए स्पेसिफिक है हिस्टिडीन का। अगर हिस्टिडीन एक एरोमेटिक है तो नॉन स्पेसिफिक में कहाँ का आ जाएगा? एरोमेटिक एल अमीनो डिकार्बोक्सिलेज। ऐसा कोई भी एंजाइम आ जाए कि जो एरोमेटिक में से अमीनो ग्रुप के साथ डिकार्बोक्सिलेज करता है, तो भी हिस्टिडीन का हिस्टामाइन में कन्वर्जन हो सकता है, बट बहुत स्पेसिफिक कौन हुआ करता है? ये हुआ करता है। ठीक है, dopa decarboxylase can also used और it is also non-specific enzyme। चलो देखते हैं आगे। तो फिर हिस्टामाइन इनएक्टिवेशन कैसे होता है? देखो ये हमारा हिस्टामाइन होके हमारी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, डायअमाइन ऑक्सीडेज ये ऑक्सीडेशन करेगा। हमको पता है कि जब अमाइंस का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। आ गया इमिडाजोल, ये इमिडाजोल रिंग है यार, ये एसिटिक एसिड, इमिडाजोल एसिटिक एसिड। उसका आगे देखे तो इमिडाजोल, उसका फिर से रिडक्शन करके इथेनॉल भी आ सकता है। इमिडाजोल इथेनॉल, उसका कुछ रिबोज लगाया हुआ है, ये ग्लूकोज है, शर्करा है, इसलिए उसमें लगाया हुआ है कि हमारी बॉडी में जब भी कुछ सब्सटेंस होता है वो पोलैरिटी की ओर चलता है। ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो जाता है, रिबोज पानी में डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए वो ग्लूकोज रिबोजाइलेशन करके उसको इजीली बॉडी से एक्सक्रीट कर पाएगा। तो एक तरीका ये था, ये नाइट्रोजन। अभी इस बात उसकी भी बात थोड़ी किया करते हैं हम कि इसमें क्या होता है। तो ये हुआ मिथाइल हिस्टामाइन, ये क्या हो गया, मिथाइलेशन कर दिया तो मिथाइल हिस्टामाइन। माओ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज,
ये मोनोअमाइन हो गया, अभी उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो भाई देख लो कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड आ गया, ठीक है। अभी अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेशन इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली, तो उसमें से क्या आया, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो पहले हमने इसको डायरेक्टली किया, बाद में मिथाइलेशन करके किया, और उस सब में हम देखे तो हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि ये दो जो आइटम्स है, ये किए मिथाइल हिस्टामाइन और मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड्स, ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव है हमारी बॉडी में, बाकी के सब बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। क्योंकि देखो अमीनो एसिड्स में क्या हुआ करता है बच्चों, एक अमाइंस ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये मेटाबॉलिज्म के बाद जो कुछ भी प्रोडक्ट आती है, इस दोनों में अगर आपके पास ये में से एक आध फंक्शनल ग्रुप होके चलेगा और स्ट्रक्चर सिमिलर टू इमिडाजोल रहेगा, तो आपको उसकी इफेक्ट मिलने वाली ही है, ठीक है। चलो, अभी उसका स्टोरेज कहाँ होता है, मास्ट सेल में उसका स्टोरेज होता है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि हिस्टामाइन का H हिपेरिन को बहुत लव करता है, तो हम ऐसा बताएंगे कि देखो भाई हमारे पास ये मास्ट सेल है, तो ये मास्ट सेल में कौन रहता है, एक हिस्टामाइन, उसके साथ उसकी उसके अल्फाबेट वाला ही हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, हिपेरिन एक प्रकार का मुकोपोलीसेकेराइड है। पोलीसेकेराइड्स जैसे हमारे पास पोलीसेकेराइड्स के बहुत सेलुलोज ऐसे एग्जांपल होते हैं, ऐसा हमारी बॉडी में हुआ करता है पोलीसेकेराइड से। और दूसरा हमारा बेजोफिल में हमें देखना है, गोल्गी बॉडी में हमें नहीं देखना क्योंकि रिलीज यहाँ से ज्यादा होता है। तो बेजोफिल में वो कॉन्ड्रोइटिन के साथ हुआ करता है, वो आयोनिक बोर्ड से लगता है। कॉन्ड्रोइटिन इज ऑल्सो अ पोलीसेकेराइड, और ये पॉलीसैकेराइड्स में ज्यादातर COOH जैसा ग्रुप हुआ करता है, तो ये थोड़ा बहुत आयोनिक फोर्स से लग जाएगा, तो इस तरह से वो स्टोर्ड हुआ करता है। तो बच्चों इसमें मैंने बताया था कि मास्ट सेल में हिपेरिन, इसके साथ इसमें देखो बेजोफिल में वो बी में बेजोफिल में हिस्टामाइन ही रहता है, पर अल्फाबेट में C नजदीक कुछ आता है, तो मैं बता दूं कि बेजोफिल में वो क्वांटिटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। तो रिलीज कैसे हुआ करता है, तो हमें देखना होगा रिलीज एक्सोसाइटोसिस से वो रिलीज होता है, एक्सोसाइटोसिस से वो रिलीज हुआ करता है। तो उसमें कैसे वो रिलीज हो जाता है वो मैं बताऊं, तो जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है, कैल्शियम में मैग्नीशियम आयंस के डिपेंडेंट हुआ करता है वो। साइक्लिक एएमपी क्या हुआ होता है, एक वो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है, तो वो इनहिबिशन करता है हिस्टामाइन का रिलीज, और दूसरा एक साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है क्या, हिस्टामाइन का रिलीज। तो ये कैल्शियम इन्फ्लेक्स है, उसका रिलीज बढ़ता है। तो बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप देख लीजिए ए बी वॉवेल्स है, आई बी वॉवेल्स है, जी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, मीन्स कि वो हमने थोड़ा बहुत इस तरह इसे याद रख लेंगे ना, तो थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। कॉन्सोनेंट मीन्स जैसे हम स्वर एंड व्यंजन होते हैं ना, इस तरह ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। सो रिसेप्टर्स की बात करें तो कौन से टाइप्स के रिसेप्टर हुआ करते हैं, हमारे पास एक H1 रिसेप्टर्स होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ मैं आपको। तो ये देखो ये रिसेप्टर है ना, बेसिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, किसके, प्रोटीन्स के बने हुए, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है। तो ये 487 एमिनो एसिड्स का बना हुआ प्रोटीन है, हमें ऐसा कोई वैल्यूज याद रखने की इतनी भी जरूरत नहीं है, पर ये बहुत ही जरूरी है। देखो जब हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड होता है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, उसको एन टर्मिनल बोलते हैं और उसको सी टर्मिनल बोलते हैं, क्योंकि एक साइड से एन लगा हुआ करता है और एक साइड से सी लगा हुआ करता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि एन टर्मिनल पे ग्लाइकोसाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों ही होते हैं। जब हिस्टामाइन ये रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा कि उसका ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए प्रोटीन काइनेसिस। सपोज कि हिस्टामाइन आया, हिस्टामाइन यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये एन का फॉस्फोराइलेशन और ग्लूकोसाइलेशन हो जाएगा प्रोटीन काइनेस से, ये प्रोटीन काइनेस से।
तो उससे क्या होगा, लार्जर इंट्रासेल्युलर लूप विद सेवरल सेरिन एंड थ्रियोनिन। देखो उसमें हमारे ये रिसेप्टर में ये सेरिन और ये थ्रियोनिन ऐसे रिसेप्टर में ये दो एमिनो एसिड्स हुआ करते हैं, उसका ग्रुप OH होता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये कपल्ड होते हैं वाया जी प्रोटीन रिसेप्टर, यहाँ पे जी प्रोटीन रिसेप्टर आता है। तो ये हिस्टामाइन यहाँ पे लगता है, ये OH जी प्रोटीन से लगता है। ये दोनों एमिनो एसिड्स इसीलिए लिए हुए हैं कि ये दोनों में OH ग्रुप हुआ करता है, तो इस तरह से वो रिलीज होता है। अभी लोकेशन की बात आई, आपको लोकेशन कैसे याद रखना होगा। लोकेशन याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि नॉर्मली जब हम एलर्जी होती है तो एलर्जी में इचिंग होता करता है, तो इचिंग हमारे सरफेस पे होता है, बॉडी पे होता है, स्किन पे होता है। तो ये H1 रिसेप्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बताऊं तो स्मूथ मसल्स पे ऑफ ब्रैंकी। देखो कोई बार बोलते हैं ना वैक्सीन लेने से हमें बहुत ही इचिंग होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, ये सब क्या होता है, ये सब हिस्टामाइन की तौर पे होता है। CNS में होता है गट एंड यूटेरस, सबसे ज्यादा ये याद रख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अस्थमा का अटैक भी हो सकता है। तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, एलर्जी। इट्स वेरी H1 की सबसे बड़ी इफेक्ट एलर्जी। ट्रिपल रिस्पॉन्स, CNS से हेडेक हुआ करता है और कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, ये दोनों होते हैं। कंट्रैक्शन करना है, उसका मतलब को उसको कंट्रैक्ट करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है। तो देखिए क्या होता है फिर, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे हुआ करता है कि GQ और GI, देखो यहाँ पे देख ले थोड़ा, तो GI होता है, GS होता है और GQ होता है। ये इनहिबिटरी है साइक्लिक EMP का, ये स्टिम्युलेंट है साइक्लिक EMP का, ये स्टिम्युलेंट है बट वाया IP3 और DAG। देखिए तो ये जब GQ और 11 बाइंड्स विद द हिस्टामाइन, तो उससे क्या होता है कि उसका हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेटिडाइल, PPI बोलते हैं उसको, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल का हाइड्रोलिसिस कौन कर देगा, फॉस्फोलिपिड से। ये उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फॉस्फोलिपिड से उसका हाइड्रोलिसिस करके हमें दो चीज देंगे, एक IP3 और एक डाग। देखो IP3 में कई बार बोलते हैं कौन से पोजीशंस पे, तो बच्चों को मैं याद रखाता हूं कि IP3 1 2 3 4 5, 2 नहीं आता, 3 यहाँ पे यूज हो गया, तो क्या आएगा 1 4 5 पे फॉस्फेट हुआ करता है। एंड दिस इज 1 2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल, उसको बोलते हैं डाग और उसको बोलते हैं IP3। ठीक है, ये दोनों अल्टीमेटली क्या किया करते हैं, दोनों इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज करते हैं। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज होगा बच्चों तो हमारे बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज होगा, क्योंकि कैल्शियम अल्टीमेटली एक्सोसाइटिस से वो इंक्रीज करता है। देखिए H2 रिसेप्टर, उसके स्ट्रक्चर में 359 अमीनो एसिड्स के प्रोटीन है, वो भी हमें इतना याद नहीं रखना है। देखो यहाँ पे फिर से ये याद रखना है कि भाई ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड हुआ करता है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड को एन टर्मिनल बोलते हैं, राइट हैंड साइड को सी टर्मिनल बोलते हैं। तो एन टर्मिनल पे ग्लाइकोसाइलेशन करके और सी टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशंस, इसमें देखो दोनों वहां पे दोनों एक पे ही हुआ था, इसमें ग्लूकोज लगता है और उसमें फॉस्फेट लगता है। तो इस तरह का होके, और इसमें एस्पार्टिक एसिड का रेसिड्यू होता है COOH। देखो उसमें OH था, इसमें COOH है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ बनाएंगे। तो इसमें दो होते हैं, ये क्या करते हैं, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, मींस कि हमारी जो कुछ भी ड्रग आने वाली है उसके साथ बाइंड होने में उसका बहुत ही क्रिटिकल रोल है। थ्रियोनिन एंड एस्पार्टेट, टायरोसिन एंड एस्पार्टेट। देखो थ्रियोनिन में OH हुआ करता है, टायरोसिन में OH करता किया हुआ होता है, वो फिनोलिक होता है, इसमें अल्कोहलिक, इसमें फिनोलिक हुआ करता है। ये दोनों भी जरूरी है टू बी इम्पोर्टेंट। देखो हमारी ड्रग जो कुछ भी होगी अभी वो इमिडाजोल के डेरिवेटिव्स होने वाले हैं, तो ये दोनों इमिडाजोल के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं, तो वो इस तरह से काम करेंगे। ठीक, देखो लोकेशन क्या है, ये H2 रिसेप्टर की जो ड्रग होती है वो ओमेप्राजोल राबेप्राजोल होती है। हमारी बॉडी में जब स्टमक में
एसिड का सिक्रेशन बढ़ाते हैं H2 रिसेप्टर, तो पैराइथियल सेल्स में होते हैं वो, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है, पैराइथियल सेल्स का काम ये होता है कि इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ एसिड्स, एसिड का सिक्रेशन बढ़ाते चलते हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी कटौती करनी है, तो हमें H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देने होगी। सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या है, जी अल्फा एस, मैंने बताया आपको, आपको ये पता चल जाना चाहिए, जी आई, जी एस एंड जी क्यू, ठीक है। इसमें क्या है, एस स्टिम्युलेटर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, एक्टिवेट द एडिनाइल साइक्लेज, वो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा तो सिंथेसिस हो जाएगा साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एम, दोनों स्टिम्युलेट ही करते हैं पर रास्ते अलग अलग है। तो वो एलिवेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम from the intracellular to occur and this calcium increase होगा तो हिस्टामाइन रिलीज होगा, हिस्टामाइन रिलीज होगा तो आपके बॉडी में पैराइटियल सेल से एसिड का सिक्रेशन बढ़ता चलेगा, ठीक है। तो अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर देख लीजिए, यहाँ पे H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर है। देखो H1, H2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H3 एंड H4 थोड़े बहुत हमें पहचान होनी चाहिए। हमें पता है कि H1 कहाँ आए हुए हैं, स्मूथ मसल में, H2 कहाँ पे आए हुए हैं, गैस्ट्रिक पैराइटियल सेल, H3 अभी CNS रख देते हैं, और हेमोपोएटिक सेल्स, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। पहले दो जो है वो स्टिम्युलेंट है और दूसरे जो दो है वो इनहिबिटरी है, क्या है। तो देखिए, ये नहीं याद रखना, वैल्यूज तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये अमीनो एसिड्स के नंबर्स है। देखो इसमें ये स्टिम्युलेंट है, ये भी स्टिम्युलेंट है, रास्ते अलग अलग है, ये इनहिबिटरी है, ये भी इनहिबिटर है, उसके रास्ते सेम है। ये तीनों के रास्ते सेम जैसे हैं, मैं बताऊं कैसे। देखो इसमें साइक्लिक एमपी इंक्रीज होता है, स्टिम्युलेट करना है, इसमें साइक्लिक एमपी डिक्रीज होता है, इनहिबिट करना है, इसमें साइक्लिक एमपी डिक्रीज होता है। इसका जो रास्ता है, ओके, इसका जो रास्ता है इसमें कैल्शियम इंक्रीज होता है, सॉरी, तो यहाँ पे कुछ हम थे, तो उसमें भी साइक्लिक एमपी इंक्रीज हुआ करता है, बट इट इज वाया IP3 एंड डाग। तो ये थोड़ा बहुत मेरा वो दिखाने का तरीका था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए तो दूसरे बच्चों को भी ये मिल पाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था बीच में, बट प्लीज बेयर विथ मी, थैंक यू।